हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 एंड इट इज़ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो जो गुप्ता एम्पायर है वो 320 से लेके 540 सीई मींस कॉमन एरा तक रहा था। तो जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो जब उठी तो वो इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट माना गया है और गुप्ता किंग्स के अंडर इंडिया ने बहुत तगड़े तरीके से प्रोग्रेस किया था ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए जो इनका ड्यूरेशन है उसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रशस्तीज एंड देयर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। तो प्रशस्तीज या इंस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रशस्तीज क्या होती है? इंस्क्रिप्शन होती है जो कि रॉक पिलर्स या तांबे की प्लेट पे या फिर स्टोन टैबलेट्स पे, केव्स पे एनग्रेव रहती हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, सोर्स है हिस्ट्री का। इससे हमें हिस्ट्री पता पड़ती है और ये गुप्ता रूलर्स के केस में ये ट्रू है, स्पेशली इन द एरा ऑफ समुद्रगुप्ता। तो कॉमन लैंग्वेज में प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है इन प्रेज ऑफ समबडी, किसी की तारीफ में। और प्रशस्ति कहाँ पे इनग्रेव है? ये इनग्रेव है आयरन पिलर ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड एट मेहरौली। और जो दूसरी प्रशस्ति है वो कहाँ पे है? वो इलाहाबाद पिलर पे है। तो ये इलाहाबाद पिलर वाला और ये जो मेहरौली में पिलर है आयरन पिलर, ये दोनों प्रशस्ति बहुत वेल नोन है। और गुप्ता डायनेस्टी बहुत टाइम के लिए रूल किया इसने, लिटिल मोर देन 200 ईयर्स फ्रॉम 320 सीई टू 540 सीई। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में जिन्होंने राज्य किया 320 से लेके 335 सीई तक। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो पहले इंपॉर्टेंट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के और जब वो शासन पे आए तो हिज इन्फ्लुएंस वाज कन्फाइंड टू मगध। ठीक है, मगध तक ही उनका राज्य था बट ग्रेटली रेज द पावर। फिर उसके बाद उनका प्रेस्टिज और पावर दोनों ही बढ़ा। कैसे बढ़ा? थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड कॉन्क्वेस्ट। तो उन्होंने अपनी डायनेस्टी को एक्सटेंड किया, तो उनका किंगडम बढ़ता गया, उनकी बाउंड्रीज बढ़ती गई और उनको टाइटल मिला महाराज अधिराज का, या फिर इसको बोल सकते हैं हम किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। और वो मैट्रिमोनियल अलायंस में के थ्रू उन्होंने अपना डायनेस्टी को एक्सटेंड किया। तो अलायंस किसके साथ किया? विद द फेमस लिच्छावी ट्राइब। एंड उन्होंने लिच्छावी ट्राइब की बेटी थी एक जिसका नाम था कुमार देवी, उसके साथ शादी कर ली। तो लिच्छावीज के हेल्प से चंद्रगुप्त ने क्या किया? उन्होंने नेबरिंग स्टेट्स को कॉन्कर करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे हम एक इमेज देख सकते हैं। ये इमेज है एक गोल्ड कॉइन की जिसमें ये क्वीन है कुमार देवी और किंग है चंद्रगुप्त फर्स्ट। सो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में जिन्होंने चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद राज्य किया फ्रॉम 335 टू 375 सी तक। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को उनके बेटे ने सक्सीड कर लिया था एंड वो एक बहुत काबिल किंग थे एंशिएंट इंडिया के, उनका नाम था समुद्रगुप्त। तो नॉर्थ में उन्होंने अपना राज्य एक्सटेंड किया अप टू द चंबल रिवर एंड उन्होंने डिफीट किया नागा किंग्स ऑफ मथुरा, ग्वालियर एंड अछिक्षत्र। बट उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सप्लॉइट क्या था? वो था डेक्कन कैंपेन। और उन्होंने कोई भी पोर्शन डेक्कन का नहीं हथियाया एंड उनको यही संतुष्टि थी कि जो साउथ के किंग हैं वो उनके कंट्रोल में है। सो दे एक्सेप्ट हिज सुज़ेरेनिटी। तो समुद्रगुप्त जो थे उनको जो फॉरेस्ट ट्राइब थी, फॉरेस्ट ट्राइब सेंट्रल इंडिया की, और वो भी उनके कंट्रोल में आती थी और उन्होंने 9 रिपब्लिक ट्राइब्स थी राजस्थान की, ठीक है, वो भी उन्होंने उनको डिफीट किया। और 5 फ्रंटियर स्टेट्स हैं, कौन कौन से हैं? समताता या फिर मॉडर्न बंगाल, देवाका या फिर मॉडर्न नॉर्थ असम, कमरूप या फिर असम, नेपाल एंड करतारपुर और मॉडर्न तराई रीजन। तो ये भी इनके
कंट्रोल में आते थे, मतलब पार्टली कंट्रोल में आते थे और उनको हेवी ट्रिब्यूट्स देते थे, ठीक है। एंड उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए नेबरिंग स्टेट्स के साथ, जैसे कि साकास, कुशानास, द शाहीज ऑफ द पंजाब एंड द किंग ऑफ श्रीलंका नेमली मेघा वर्मन। और कुछ जो रूलर्स थे वो उनको ट्रिब्यूट्स भी देते थे। और उनकी मिलिट्री इतनी ज्यादा थी, स्ट्रांग थी कि समुद्रगुप्त को कंपेयर किया जाता है नेपोलियन से। नेपोलियन एक बहुत अच्छे मिलिट्री लीडर थे एंड नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, समुद्रगुप्त का एम्पायर कहां से कहां तक था? एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर ब्रह्मपुत्र इन ईस्ट टू रिवर्स यमुना एंड चंबल इन द वेस्ट और हिमालयाज इन द नॉर्थ टू रिवर नर्मदा इन द साउथ। अब समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो कौन सा है? वो है इलाहाबाद पिलर, जो कि कहाँ पे मौजूद है? इलाहाबाद फोर्ट में। और उसमें क्या है? इंस्क्रिप्शन है जो कि लिखी है पोएट हरिसेना ने। और इस इंस्क्रिप्शन की डिस्कवरी के पहले समुद्र के गुप्त के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये संस्कृत में लिखी गई है और इसमें 33 लाइनें हैं और ये हमें समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट, मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स के बारे में बहुत अच्छा हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो हरिसेना जो थे वो समुद्रगुप्त के कोर्ट के बहुत फेमस पोएट थे, इसीलिए इनकी जो टेस्टिमनी है तो वो एक फेस वैल्यू की तरह हम उसको मानते हैं, ठीक है। एंड ऐसा कहा जाता है कि अपॉन दिस सिंगल रिकॉर्ड रेस्ट द नेम एंड फेम ऑफ द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब यहाँ पे हम ये फोटो देख सकते हैं, ये जिसमें ये पिलर है इलाहाबाद पिलर और यहाँ पे समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव्ड हैं। अब हम पढ़ेंगे एन एस्टीमेट ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त क्या थे? बहुत बड़े ग्रेट कॉन्करर थे और उनको हम इसलिए क्या बोलते हैं? इंडियन नेपोलियन बोलते हैं। वो एक ग्रेट पैट्रॉन थे और आर्ट और लिटरेचर के लवर थे और वो खुद भी एक अच्छे म्यूजिशियन थे और एक्सपर्ट वीणा प्लेयर थे। क्यों हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनके कई सारे कॉइन्स में उनको वीणा बजाते हुए देखा गया है। और वो एक स्कॉलर थे एंड ही वाज आल्सो अ पोएट ऑफ हाई ऑर्डर। एंड समुद्रगुप्त हिंदुइज्म फॉलो करते थे बट वो रिलीजियसली टॉलरेंट थे, मतलब वो सारे रिलीजियस को एक्सेप्ट करते थे। और वी कैन से कि वो एक वर्सेटाइल जीनियस थे और उनके पास हेड, दिमाग और दिल की एक एक्सेप्शनल क्वालिटी थी। तो ये कॉइन है जिसमें समुद्रगुप्त वीणा प्ले कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम की, उस जमाने की वीणा इस तरह की हुआ करती थी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चंद्रगुप्त II हु रूल्ड बिटवीन 380 to 414 CE। चंद्रगुप्त सेकंड जो हैं वो सक्सेसर रहे हैं और वो पुत्र थे किसके? समुद्रगुप्त के। और वो भी एक पावरफुल रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। उनको क्या पॉपुलरली बोला जाता है? उनको टाइटल दिया गया है विक्रमादित्य और सन ऑफ पावर। और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन एंड हु पेट्रोनाइज द फेमस नवरत्न। तो गोल्ड कॉइन ये है समुद्रगुप्त सेकंड का एज आर्चर, ठीक है, धनुर्धारी की तरह। इस तरह से ये उनका धनुष है और ये इनकी फोटो दे रखी है इसमें कॉइन में। तो अपने पिता के समान ही चंद्रगुप्त सेकंड ये भी एक ग्रेट कॉन्करर थे और उनका ग्रेट अचीवमेंट था कि इन्होंने जो साकास थे मालवा के, उनके पावर को डिस्ट्रॉय किया। गुजरात और सौराष्ट्र में भी उन्होंने विजय प्राप्त की और उनको टाइटल मिला ऑफ शाकारी और द कॉन्करर ऑफ साकास, ठीक है। और जो उनका एम्पायर था अब अरेबियन सी तक पहुंच गया और उसमें इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इंक्लूड हुए, ब्रोच के, कैम्बे के, सोपारा के। इस तरीके से चंद्रगुप्त सेकंड ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य कर डाला एंड उनकी बाउंड्रीज थी साम्राज्य की फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट टू चेनाब रिवर एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द नर्मदा रिवर इन द साउथ।
अब चंद्रगुप्त सेकंड जो थे ही वो सक्सीडेड बाय कुमार गुप्त एंड इस दौरान जो हुनास थे एक बार्बरिक और नोमेडिक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की, उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया एंड उनको दे वर डिफीटेड बाय द क्राउन प्रिंस स्कंदगुप्त हु सक्सीडेड कुमार गुप्त। अब सोसाइटी ऑफ कल्चर गुप्ता एम्पायर का, गुप्ता किंग्स ग्रेट जनरल्स थे एंड दे वर ऑल्सो द पेट्रन्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर और उनके प्रोटेक्शन और वाइज एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कंट्री ने प्रॉस्पर किया हर क्षेत्र में और इसीलिए गोल्डन एज बोला जाता है उस दौरान को। एंड हमारा जो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इस पीरियड के बारे में वो हम अकाउंट से प्राप्त करते हैं दैट वाज लेफ्ट बाय द चाइनीज ट्रैवलर फा हेन, जो कि यहाँ पे आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। अब जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फा हेन ने जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत तारीफें करी हैं एंड ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत माइल्ड और लिबरल था, पनिशमेंट्स भी माइल्ड थी एंड क्राइम्स इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, रोड सेफ थे, लैंड रेवेन्यू कितना था ये 1/4 था प्रोड्यूस का और ये मेन सोर्स था इनकम का, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो काफ़ी ऑनेस्ट थे। और जो एम्पायर है उसको डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस में जिसको रूल करते थे गवर्नर्स एंड they were advised and assisted by members chosen from all district। जो गुप्ता किंग है they were assisted by an official जिसको बोला जाता था महादंड नायक, जो कि लॉ और ऑर्डर एम्पायर में मेंटेन करके रखते थे और मनुस्मृति फॉलो की जाती थी उस वक्त टू गिव जस्टिस। तो इस मैप में हम देख सकते हैं कि अंडर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनके शासन की ये रेड डॉटेड लाइंस में दे रखी है, ठीक है। तो इसका एक्सटेंड आप मैप में देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट द डिवीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड इट्स ऑफिसर्स। तो डिविजन्स कुछ इस तरह से था और ऑफिसर्स का नाम ये था, ठीक है। अब फाहिन के अकाउंट से हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म अभी भी फ्लरिश कर रहा था पंजाब, बंगाल और मथुरा में, और बुद्धिस्ट और हिंदू आपस में एकता से रहते थे, पीसफुली रहते थे, और जो हायर एजुकेशन है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता था गुप्ता पीरियड में। और नालंदा एक इम्पोर्टेंट सेंटर था बुद्धिस्ट लर्निंग का, तक्षशिला भी एक फेमस सेंटर था लर्निंग का। इंडियन और फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं वो इन सेंटर्स पे एडवांस स्टडीज के लिए उस वक्त आया करते थे। अब हम रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। गुप्ता एम्पायर के जो गुप्ता किंग्स हैं वो हिंदुइज्म फॉलो करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो हिंदुइज्म उस वक्त बहुत अच्छे से चल रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था, और गुप्ताज वर्शिप करते थे लॉर्ड विष्णु को। वो कई सारे रिलीजियस सैक्रिफाइसेस करते थे और गुप्ता किंग जो है वो लिबरल डोनेशंस दिया करते थे उस वक्त टेम्पल्स बनाने के लिए। तो जो गुप्ता रूलर्स हैं वो हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते थे जैसा कि हमने बताया, एंड इसीलिए वो एक रिलीजियस टॉलरेंस भी रखते थे, और जो दूसरे रिलीजन्स हैं उनको वर्शिप करने के लिए भी वो पैसा दिया करते थे ताकि उनकी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बिल्डिंग बन सके। सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।